नमस्कार। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के व्याख्यान में आपका स्वागत है और यह इवन और ऑड फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज़ पर व्याख्यान संख्या 36 है। इसलिए इस व्याख्यान में हम पहले चर्चा करेंगे कि इवन और ऑड फंक्शन्स क्या हैं और फिर फोरियर कोफिशिएंट्स का मूल्यांकन और इवन और ऑड फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज़ देखेंगे। हम पहले के व्याख्यानों में से एक में पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि यदि फ़ंक्शन दिया गया फ़ंक्शन इवन या ऑड है तो संगत फोरियर सीरीज़ सरल हो जाती है। तो इसमें या तो केवल साइन टर्म्स होंगे या कोसाइन टर्म्स। तो अब इवन और ऑड फंक्शंस क्या होते हैं? तो इस फ़ंक्शन को इवन कहा जाता है। एक इवन फ़ंक्शन बिंदु a पर यदि हमारे पास यह शर्त है कि यदि f f सभी x के लिए, तो फिर हम कह सकते हैं कि फ़ंक्शन एक इवन फ़ंक्शन है। दूसरी ओर हम फ़ंक्शन को बिंदु a के बारे में एक ऑड फंक्शन कहेंगे यदि fa और वह भी सभी x के लिए, तो यह ऑड फंक्शन है। तो आमतौर पर कई उदाहरणों में हम देखेंगे कि यह a बस 0 है। तो हमारे पास क्या है? f इवन फ़ंक्शन के लिए और f ऑड फंक्शन के लिए जब a0 है। तो जब हम x0 के बारे में बात कर रहे हैं तो यह y अक्ष है। तो इस इवन और ऑड फंक्शन की एक प्रॉपर्टी है कि दो इवन या दो ऑड फंक्शन का प्रोडक्ट फिर से एक इवन फंक्शन होता है उस माइनस चिन्ह के कारण। तो माइनस का माइनस से गुणा करते हैं तो फिर से प्लस होगा। तो यह प्रॉपर्टी होल्ड होती है यदि हम दो इवन फंक्शन्स लेते हैं तो इसका प्रोडक्ट भी इवन होगा, या यदि हम दो ऑड फंक्शन लेते हैं तो उनका प्रोडक्ट भी इवन फंक्शन होगा। तो इस प्रॉपर्टी का उपयोग फोरियर कोफिशिएंट्स के मूल्यांकन के लिए किया जाएगा। और इसके अलावा एक इवन फंक्शन और एक ऑड फंक्शन का प्रोडक्ट एक ऑड फंक्शन है। तो यदि प्रोडक्ट में हमारे पास एक फंक्शन इवन और दूसरा ऑड है, उस स्थिति में प्रोडक्ट फिर से एक ऑड फंक्शन होगा। तो इवन और ऑड फंक्शन के इन प्रॉपर्टीज़ के होने पर अब हम ऐसे फंक्शंस के लिए फोरियर कोफिशिएंट्स का मूल्यांकन या सरलीकरण करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास an इस इंटीग्रल 1 इंटीग्रेशन f cos nx dx द्वारा दिया गया है। सरलता के लिए हम फिर से इस -π से पर विचार कर रहे हैं, लेकिन हम -L से L के बारे में भी बात कर सकते हैं। फिर cos nπxL और बाहरी टर्म 1L होगा। तो सरलता के लिए हम इंटरवल -π से के बारे में बात कर रहे हैं। अतः यदि यह फ़ंक्शन f एक इवन फ़ंक्शन है, क्या होगा? cos एक इवन फ़ंक्शन है तो यहाँ cos nx इवन है, और यदि यह फ़ंक्शन f इवन फ़ंक्शन है तो प्रोडक्ट इवन होता है। और उस स्थिति में यहाँ इंटीग्रैंड पूरा इंटीग्रैंड एक इवन फ़ंक्शन है। तो यह इंटीग्रल -π से के लिए इंटीग्रल 0 से के रूप में लिखा जा सकता है। और फिर इसका 2 टाइम्स, तो 2 आएगा। और फिर हमारे पास यह इंटीग्रल 2 इंटीग्रेशन 0 से f cos nx dx जब f इवन है। और यदि f ऑड है और फिर से हमारे पास यह cos nx इवन है तो प्रोडक्ट फिर से ऑड है। और उस स्थिति में चूँकि इंटीग्रल -π से तक है तो इस इंटीग्रल का मान 0 होगा। तो यदि f 0 पर एक ऑड फंक्शन है तो यह इंटीग्रल शून्य हो जाएगा, अर्थात ans 0 बन जाएंगे। और यदि f एक इवन फंक्शन है तो हम इस सरलीकृत इंटीग्रल की मदद से इन ans की गणना कर सकते हैं। तो यह इंटीग्रल -π से के बजाय केवल 0 से तक बदल रहा है। अब bns के लिए भी ऐसी ही स्थिति होती है। तो यदि उदाहरण के लिए यह f इवन है और संगत साइन यहाँ ऑड है तो इंटीग्रैंड ऑड है, और उस स्थिति में यह इंटीग्रल 0 बन जाएगा। तो जब f इवन है, bn के इंटीग्रल के लिए या कोफिशिएंट्स फोरियर कोफिशिएंट bns 0 हो जाएंगे। और दूसरा 2 इंटीग्रल 0 to f sin nx dx के रूप में सरल किया जाएगा। तो हमारे पास यहाँ क्या है? यदि एक फ़ंक्शन ऑड है या फ़ंक्शन इवन है तो इसके अनुरूप फोरियर सीरीज़ के पास या तो केवल bn टर्म्स होंगे या इसके पास केवल an टर्म्स होंगे।
तो जब f इवन है हम केवल ans कोफिशिएंट ans प्राप्त करेंगे, और जब f ऑड है हम कोफिशिएंट्स bn प्राप्त करेंगे। तदनुसार फोरियर सीरीज़ सरलीकृत होगी, क्योंकि इवन के केस में जब हमारे पास वहाँ केवल ans हैं तो हमारे पास फोरियर सीरीज़ में केवल cos टर्म होंगी, और जब फ़ंक्शन एक ऑड फंक्शन है हमारे पास वहाँ केवल bns हैं, और इसलिए फोरियर सीरीज़ में केवल साइन टर्म्स शामिल होंगे। तो अब हम इवन और ऑड फंक्शन के संदर्भ में फोरियर सीरीज़ के सरलीकरण पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम मानते हैं कि f इस इंटरवल -π से पर एक पीसवाइज कंटीन्यूअस फंक्शन है। फिर से सरलता के लिए हम -π से ले रहे हैं। इन सभी परिणामों को एक सामान्य इंटरवल -L से L के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इस स्थिति में यदि f एक इवन फंक्शन है तो फोरियर सीरीज़ निम्नलिखित सरल रूप लेती है। तो अगर यह एक इवन फंक्शन है तो हमारे पास केवल ans हैं, फोरियर कोफिशिएंट ans बच जाएगा, bn 0 हो जाएगा, और इसलिए हम फोरियर सीरीज़ में केवल cos टर्म्स देख सकेंगे। तो फोरियर सीरीज़ को केवल कोज्या टर्म्स होने पर a02 n1an cos nx के रूप में सरल बनाया जाएगा, जहाँ हम an को इंटीग्रल 2 0fx cos nx dx के साथ परिकलित किया जा सकता है। और ऐसी सीरीज़ को कोसाइन सीरीज़ कहा जाता है, क्योंकि हमारे पास सीरीज़ में केवल कोसाइन टर्म्स होते हैं, और इसलिए हम ऐसी सीरीज़ को कोसाइन सीरीज़ कहते हैं। अगर f एक ऑड फंक्शन है तो फोरियर सीरीज़ को फिर से सरल बनाया जाएगा, और क्योंकि f ऑड है केवल bns बचेंगे, सभी ans हो जाएंगे, अर्थात फोरियर सीरीज़ में हमारे पास केवल साइन टर्म्स होंगे, जिसका अर्थ है n1bn sin nx फोरियर सीरीज़ होगी। और हम bn की गणना अपेक्षाकृत सरलीकृत सूत्र की सहायता से कर सकते हैं, जहाँ इंटीग्रल 0 से तक जाता है और वहाँ एक फैक्टर 2 होता है। तो bn 2 0 से f sin nx dx है। तो इन परिणामों पर भी विचार किया जा सकता है जब हमारे पास सामान्य इंटरवल होता है। उदाहरण के लिए इंटरवल -L से L है, तो यहाँ यह cos nx बस cos nπxL है, और यहाँ इस इंटीग्रल में के स्थान पर हमारे पास केवल L होगा, और यहाँ फिर से cos nx होगा cos nπxL। तो यह अधिक सामान्य सूत्र होगा, इसलिए यह फिर से कोसाइन सीरीज़ है। साइन सीरीज़ के लिए यह sin nx का रूप लेगा, जो sin nπxL होगा, और फिर इस के बजाय यह L होगा, और फिर हमारे पास L फिर से होगा, और यहाँ फिर से sin nx के लिए हमारे पास sin nπxL है। अतः ऐसी सीरीज़ को साइन सीरीज़ कहते हैं। तो ये परिवर्तन किया जाएंगे। फिर हमारे पास फ़ंक्शन के लिए अधिक सामान्य फोरियर कोसाइन या फोरियर साइन सीरीज़ है, जो क्रमशः इवन और ऑड हैं। तो अब हम इस सरलीकरण के आधार पर कुछ उदाहरणों पर चर्चा कर सकते हैं। इसलिए उदाहरण के लिए हम यहाँ इसलिए दिए गए फ़ंक्शन f को प्रदर्शित करना चाहते हैं, जो x द्वारा x>0 और 2π x की रेंज में दिया गया है, सीरीज़ x>π2π में। इसलिए यदि आप इस फ़ंक्शन के इस ग्राफ को रेंज x>0π में देखते हैं, उदाहरण के लिए यहाँ हमारे पास है और फिर हमारे पास 2π है, तो 0 से में ये लीनियरली बढ़ जाती है, और फिर से x>π2π यह 2π x है, जो यह 0 से कम हो जाती है। तो फिर से x2π पर हमारे पास है, तो हमारे पास यह फ़ंक्शन है जो एक प्रकार का हेड फंक्शन है, जो x के आसपास सममित होता है। अतः यह x के चारों ओर एक इवन फंक्शन है, और फिर हम इस परिणाम को लागू कर सकते हैं जिस पर हमने पहले चर्चा की है। तो
दिया गया फ़ंक्शन इस x पर एक इवन फ़ंक्शन है, इसलिए हमारे पास क्या हो सकता है, वह bn 0 हो जाएगा। तो हमारे पास bn102π0fx sin nx dx है, या 1L02Lfx sin nxπL dx। यहाँ f का पीरियड 2π है, यह बिना किसी गणना के 0 होगा। हम बस bn0 सेट कर सकते हैं, क्योंकि यह f इस के आसपास एक फ़ंक्शन है, तो 0 से 2π तक का यह इंटीग्रल 0 हो जाएगा। और फिर हम इस a0 और फिर an की गणना करते हैं, तो a0 1/02π0 dx। और हम जानते हैं कि f इस रेंज x≥0≤π में x है, और इस रेंज x≤π≤2π में 2π x है। हम इस इंटीग्रल की गणना कर सकते हैं, तो यहाँ हमारे पास x22 होगा जो 2 देगा, और फिर यहाँ हमारे पास 2π x2 होगा, तो फिर हमें 2 मिल जाएगा, और फिर परिणामस्वरूप हमें यह मिल रहा है। तो हमने a0 की गणना के रूप में की है, और फिर हम फॉर्मूले 1/02πfxcos nx dx के साथ an की गणना भी कर सकते हैं। तो इस केस में फिर x≥0≤π में fx है, और x≤π≤2π में यह 2π x है। हम फिर से इन इंटीग्रल को आसान बना सकते हैं, जो हमें an देंगे। तो अगर हम यहाँ एक त्वरित नज़र डाल सकते हैं, तो हमारे पास x है, और फिर हमारे पास 0 से में sin nxn, और फिर 0 से में माइनस चिन्ह है। x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, और तब हमारे पास फिर से sin nxn और dx होगा। तो इस साइन के कारण, और फिर हम या 0 प्रतिस्थापित कर रहे हैं, ये 0 हो जाएगा, और हमारे पास परिणाम यहाँ से ही है। और फिर से माइनस चिन्ह के साथ आगे sin nx का इंटीग्रेशन फिर से 0 से में cos nxn होगा। तो हमने इसे और 1n वहाँ पहले से ही प्राप्त किया था, तो यहाँ यह n2 है, 1n वहाँ था, और फिर से 1n आएगा, और यहाँ बाहर एक है जो इस इंटीग्रल के बाहर है। तो जब हम रखते हैं, तो हमारे पास 1n 1n2 है, जो ठीक यहाँ लिखा होता है। और फिर इसी तरह हम दूसरे इंटीग्रल को इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो कि 2π x cos nx dx है, और फिर हम 1n2 को कॉमन लेकर इसे और सरल बना सकते हैं, और यह माइनस यहाँ अंदर समायोजित किया जाएगा, तो यह टर्म का सिर्फ 2 टाइम्स होगा। तो यह 2n2 1n 1 है। तो इस केस में हमारे पास an क्या है, जब यहाँ n इवन संख्या है, तो उदाहरण के लिए 2 4 इत्यादि, यानी जब n इवन है तो an 0 हो जाएगा, और जब n ऑड होगा तो इन दोनों 1 1 को जोड़ा जाएगा, इसलिए हमें -2 मिलेगा, और फिर 2 पहले से ही है, अतः an 4n2 है। तो ये ans के होने से अब हम सिर्फ उन्हें फोरियर सीरीज़ में प्रतिस्थापित कर सकते हैं। यह a02 था, और उसके बाद बाकी 4 के रूप में आ रहे हैं, और फिर हमारे पास ये 1n2 टर्म्स हैं। तो इस रीजन 0 से 2 में संबंधित कोसाइन टर्म्स के साथ 1/12 1/32 1/52 इत्यादि हैं। तो परिणामस्वरूप हमारे पास केवल कोसाइन टर्म है, क्योंकि फ़ंक्शन इंटरवल 0 से 2 में इस मध्य बिंदु के आसपास एक इवन फ़ंक्शन था। तो इस केस में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ मैंने इस समानता चिन्ह का उपयोग किया है। यहाँ समानता चिन्ह सही क्यों है? इस केस में फ़ंक्शन कन्टिन्यूअस है, इसलिए यदि आप फ़ंक्शन पर एक नज़र डालते हैं, तो यह 0 से 2 तक की पूरी सीरीज़ में एक कन्टिन्यूअस फ़ंक्शन है। यह एक कन्टिन्यूअस फ़ंक्शन है, और यहाँ f है। हम डेरिवेटिव की गणना कर सकते हैं, और हम देखेंगे कि यह भी एक पीसवाइस कन्टिन्यूअस फ़ंक्शन है। तो हमने पहले ही
फोरियर सीरीज़ के कन्वर्जेंस को सीख लिया है और हम जानते हैं कि फोरियर सीरीज़ वास्तव में यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस सबसे मजबूत कन्वर्जेंस था जिसकी चर्चा हमने व्याख्यान में की है। तो हम इस समानता को वहाँ लिख सकते हैं, अर्थात इस रेंज में x के किसी भी मान के लिए सीरीज़ केवल अंतिम बिंदुओं को छोड़कर फ़ंक्शन f में परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन फिर से अगर हम इस फ़ंक्शन के एक्सटेंशन को पीरियोडिक एक्सटेंशन के रूप में देखते हैं तो फ़ंक्शन एंड पॉइंट्स पर भी कन्टिन्यूअस हो जाता है। तो इस समानता को x के सभी मानों के लिए एंड पॉइंट्स सहित उपयोग करने में कोई समस्या नहीं है। और अब हम एक और उदाहरण पर विचार करेंगे जहां हम निर्धारित करना चाहते हैं कि फ़ंक्शन f की फोरियर सीरीज़ इंटरवल -π से में x2 के बराबर है। और फिर हम कन्वर्जेंस परिणाम का उपयोग इस इन्फिनिटी सम्स को दिखाने के लिए कर सकते हैं। इन इन्फिनिटी सम्स का मान, तो यहाँ हमारे पास क्या है, हमारे पास x2 है, तो फ़ंक्शन x2 रेंज -π से में है और हम जानते हैं कि यह x2 फ़ंक्शन इस रेंज -π से में एक इवन फ़ंक्शन है। तो फिर से हमें कोसाइन सीरीज़ मिलेगी और इसलिए bn फिर से 0 होगा क्योंकि यह एक इवन फ़ंक्शन है। तो ठीक है, यह f इस इंटरवल में एक इवन फ़ंक्शन है, इसलिए ये bn सभी n के लिए 0 हो जाएगा और फिर हम ans की गणना कर सकते हैं। तो हम यहाँ पहले a0 की गणना कर रहे हैं जहाँ a0 1πx2dx है। यह -π यहाँ है और फिर हम यहाँ इंटीग्रेट करते हैं, हमारे पास π से -π तक x33 है। तो हम इसे प्रतिस्थापित कर सकते हैं, इसे अभी जोड़ा जाएगा। तो हम इस a0 का परिणाम 2π23 के रूप में प्राप्त करेंगे और फिर हम an भी प्राप्त कर सकते हैं सामान्य रूप से, जो कि 1πx2cos nx dx है। तो क्योंकि यह एक इवन फ़ंक्शन है, x2 एक इवन फ़ंक्शन है, अतः हम इस इंटीग्रल को 2π0x2cos nx dx के रूप में लिख सकते हैं। तो फिर से हम इस प्रोडक्ट रूल के विचार के साथ इस इंटीग्रेशन को कर सकते हैं। तो यह हमारे पास x2 है, हमारे पास x2 है और फिर यह cos nx इंटीग्रेट करने पर sin nxn हो जाएगा। तो हमारे पास फिर से -1n है क्योंकि cos nx का इंटीग्रेशन sin nxn होगा, तो 1n है और फिर 0 से तक इंटीग्रेशन है और हमारे पास इस फ़ंक्शन x2 के डिफ्रेंशिएशन का मान है जो कि यहाँ 2x है। और फिर आगे क्योंकि यह 0 हो जाएगा जब हम रखते हैं या शून्य रखते हैं, तो यह किसी भी केस में शून्य होने जा रहा है। और फिर हमारे पास दूसरा इंटीग्रल है जिसे फिर से इंटीग्रेट करना होगा। तो यहाँ यह x है और साइन cos होगा और तब फिर से हमारे पास वहाँ cos है, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और फिर आगे हम यहाँ साइन को इंटीग्रेट कर सकते हैं जो वैसे भी 0 और पर 0 हो जाएगा। तो केवल इस टर्म्स के कारण हमें मान मिलेगा, इसलिए जब x हम और cos nn पाते हैं, cos nπ -1n हो जाएगा और यहाँ एक फैक्टर 4n बाहर है। तो हमारे पास क्या है, यह कैंसिल हो जाता है और हमारे पास 4 1nn2 है और फिर हमारे पास यह n2 है। तो हमारे पास 4 1nn2 है। फोरियर कोफीशिएंट an और सभी bns का मान 0 है। तो अब हम फोरियर सीरीज़ में a0 ans और bns को प्रतिस्थापित कर सकते हैं जहाँ bns 0 है। तो हमें यह कोसाइन सीरीज़ मिलती है क्योंकि सीरीज़ में साइन टर्म शामिल नहीं होगा। और फिर हम इस समानता को यहाँ रख सकते हैं क्योंकि यह सीरीज़ भी कन्वर्जेंस करेगी, वास्तव में एब्सल्यूटली और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस करेंगे क्योंकि हमारे पास फिर से इस x2 फ़ंक्शन को -π से तक परिभाषित किया गया है और यहाँ तक कि इसके एक्सटेंशन के लिए भी। तो सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ कन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो फ़ंक्शन इसके पीरियोडिक एक्सटेंशन में एंड पॉइंट सहित यह हर जगह कन्टिन्यूअस होने वाला है। तो इस -π से में किसी भी बिंदु पर या पूरी अक्ष पर जब हमारे पास यह पीरियोडिक एक्सटेंशन
न सिर्फ एक्स स्क्वायर पूरे रियल एक्सिस पर एक्सटेंड है, इसलिए -π से में, और तब हम इसे एक्सटेंड करेंगे। हमें इसे एक फ़ंक्शन और इसकी पीरियड के रूप में सोचना चाहिए। इसकी फोरियर सीरीज़ यहाँ दी गई है कि फोरियर सीरीज़ किसी भी बिंदु x∈R के लिए कन्वर्ज करेगी। तो यहाँ हमारे पास -π से तक है। बाउंड्री पॉइंट सहित इस रीजन में यह सीरीज़ दिए गए फ़ंक्शन x2 पर कन्वर्ज होगी। तो अब उदाहरण के लिए इस सीरीज़ में यदि हम x0 को प्रतिस्थापित करते हैं तो cos 0 1 हो जाएगा और हमें वांछित सीरीज़ या वांछित सीरीज़ का योग मिलता है। तो हमारे पास वहाँ 0 और 3 n4 है, जिसे इस रूप में लिखा जा सकता है। तो हमारे पास n1 और मान 212 है। तो अब यदि हम x को प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें यह देखना होगा कि हमारी वांछित सीरीज़ के लिए वांछित मूल्य क्या है और फिर x के किन मानों के लिए हम वह सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ हम x रखेंगे। तो यहाँ हमारे पास 3 n12n2 होगा, यानी सभी पॉजिटिव टर्मस आएंगे। तो यह सीरीज़ है जिसका हम यहाँ मूल्यांकन करना चाहते हैं 1n2 और फिर मान 6 आ रहा है। तो यह एक अच्छा अनुप्रयोग है और हम इस कन्वर्जेंस थ्योरम का उपयोग कर रहे हैं। हम विभिन्न सीरीज़ का मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। हम अगले कुछ व्याख्यानों में फिर से देखेंगे कि हम इस कन्वर्जेंस परिणाम की सहायता से कई जटिल सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं और फिर हमारा उद्देश्य लिखना है, उदाहरण के लिए फोरियर साइन या कोसाइन सीरीज़। तो यहाँ अब परिदृश्य अलग है। मान लीजिए कि f दिया गया है, यह एक पीसवाइस कन्टिन्यूअस है और यह इंटीग्रेबल है। दोनों तरफ से हम फोरियर सीरीज़ को लिख सकते हैं। तो मान लीजिए कि यह f डोमेन 0 से L में इंटीग्रेबल है और फिर हमारा उद्देश्य उदाहरण के लिए फोरियर साइन या कोसाइन सीरीज़ लिखना है। तो यहाँ उद्देश्य अलग है। अब हम केवल फोरियर सीरीज़ नहीं लिख रहे हैं, हम फोरियर साइन या फोरियर कोसाइन सीरीज़ लिखना चाहते हैं। और इस केस में अब हमें क्या करना चाहिए, हम इस f को एक इवन और ऑड फंक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। इसका ब्यौरा अगले व्याख्यान में समझाया जाएगा। तो इसके बारे में कुछ अवलोकन और संबंध देने के लिए जो हमने अभी अभी ऑड और इवन फंक्शन्स के साथ किया है, इसलिए हम f को इवन और ऑड फंक्शन के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसा हम एक नया फ़ंक्शन h परिभाषित करते हैं और f पहले से ही इंटरवल x0 में दिया गया है और x≤L में हमने फ़ंक्शन का यह ऑड एक्सटेंशन किया है। और हम क्या कर सकते हैं, हम इस नए फ़ंक्शन g और x को f के रूप में फिर से पेश कर सकते हैं। वही फ़ंक्शन x≤0L में दिए गए फ़ंक्शन को x0L में फ़ंक्शन को परिभाषित किया गया था और फिर x L में हमने इवन एक्सटेंशन बना दिया है, एक इवन एक्सटेंशन, अतः यह g एक इवन फ़ंक्शन बन गया। तो g एक इवन फ़ंक्शन है और h एक ऑड फंक्शन है, यह एक ऑड फंक्शन है। तो इस फ़ंक्शन का ऐसा एक्सटेंशन कर सकते हैं। जहाँ दिए गए समग्र फ़ंक्शन की वैधता 0 से L में है, यहाँ भी हमारे पास दिया गया फ़ंक्शन 0 से L में है। अतः हम इस प्रकार सोच सकते हैं, मान लीजिए कि यहाँ एक फ़ंक्शन f है जो 0 से किसी रेंज में 0 से 1 में दिया गया है। इसे इसके द्वारा परिभाषित किया जाता है और फिर दो संभावनाएं हैं, कई संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन यहाँ हम दिए गए फ़ंक्शन को एक्सटेंड कर रहे हैं ताकि फ़ंक्शन h बन जाए, ऑड फंक्शन बन जाए, ताकि जब हम इसकी फोरियर सीरीज़ लिखें तो h की फोरियर सीरीज़ में केवल साइन टर्म होगा, क्योंकि यह एक ऑड फंक्शन है। तो h की फोरियर सीरीज़ में केवल साइन टर्म्स होंगे और सिर्फ एक साइन सीरीज़ होगी। और जब हम g के लिए
एक्सपांड करते हैं तो एक इवन फंक्शन है और हम g की फोरियर सीरीज़ लिखते हैं तो उस फोरियर सीरीज़ में केवल कोसाइन टर्म्स होंगे। तो हमारे पास साइन के संदर्भ में h का एक्सपांशन है, हमारे पास कोसाइन के संदर्भ में g का एक्सपांशन है। इसलिए इंटरवल 0 से L में एक दिलचस्प बात है कि फ़ंक्शन दिया गया है, हमारे पास वही फ़ंक्शन f है। तो इस केस में साइन सीरीज़ द्वारा दर्शाया जाएगा, इस केस में इसे कोसाइन सीरीज़ द्वारा दर्शाया जाएगा और यह दिलचस्प है। तो हम अगले व्याख्यान में हाफ रेंज साइन या हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ के बारे में जानेंगे। यह आखिरी उदाहरण है। तो इस व्याख्यान में मैंने यह fx लिया है जिसे रीजन x2 में परिभाषित किया गया है और मैं अगली समस्या में इसी उदाहरण पर विचार करूंगा जहाँ इंटरवल x0 के रूप में लिया जाएगा। तो जब हम यह इंटरवल x0 लेते हैं तो अगले व्याख्यान में हमारा उद्देश्य इसकी साइन सीरीज़ या कोसाइन सीरीज़ से फ़ंक्शन को x2 से एक्सटेंड करके लिखना होगा। इसलिए यदि हम x2 से एक्सटेंशन को बनाते हैं इवन एक्सटेंशन के रूप में तो हमारे पास कोसाइन सीरीज़ होगी और यदि हम उस फ़ंक्शन को x2 से एक ऑड फ़ंक्शन के रूप में एक्सटेंड करते हैं तो हमारे पास केवल साइन सीरीज़ होगी। तो हम इसके बारे में अगले व्याख्यान में ठीक से बात करेंगे। लेकिन अब यहाँ क्या है, फ़ंक्शन को x2 में परिभाषित किया गया है और हम फोरियर सीरीज़ लिखना चाहते हैं। तो यहाँ हम साइन या कोसाइन जैसी किसी विशेष सीरीज़ के लिए लक्ष्य नहीं बना रहे हैं, यहाँ हम इसकी फोरियर सीरीज़ लिखना चाहते हैं। लेकिन स्वाभाविक रूप से अगर हम इस फ़ंक्शन को x2 से देखें तो यह एक ऑड फ़ंक्शन है, तो यह एक ऑड फ़ंक्शन है तो स्वाभाविक रूप से फोरियर सीरीज़ में केवल साइन टर्म्स होंगे। तो बिना किसी और एक्सटेंशन या कुछ भी अगर हम इसकी फोरियर सीरीज़ लिखते हैं तो इसमें केवल साइन सीरीज़ होगी। लेकिन अगर अगले व्याख्यान में हम देखेंगे कि यदि वही फ़ंक्शन fx केवल रीजन x0 में दिया गया है और फिर हम इसका एक्सपांशन साइन सीरीज़ या कोसाइन सीरीज़ के रूप में करना चाहते हैं तो हमारे पास इसका एक्सपांड करने के लिए तदनुसार हमें इसे एक ऑड फ़ंक्शन में एक ऑड फ़ंक्शन के रूप में या एक इवन फ़ंक्शन के रूप में एक्सटेंड करना होगा। तो वैसे भी हम इस पर अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। तो यहाँ उद्देश्य फोरियर सीरीज़ निर्धारित करने के लिए इस फ़ंक्शन के लिए उदाहरण के लिए इसे एक ऑड फ़ंक्शन के रूप में हमने देखा है। तो सभी ans 0 बन जाएंगे। bns के लिए हम इस सूत्र 2L0Lfxsin nπxL dx का उपयोग करेंगे और L यहाँ 2 है तो हमारे पास 220xsin nπx2 dx है। इसे पॉइंट द्वारा इंटीग्रेट करके हम प्राप्त कर सकते हैं। हम इस bn को इस 4nπ cos nπ तक सरल बना सकते हैं, यहाँ cos nπ 1n है। तो अब हम फोरियर सीरीज़ लिखते हैं। यदि हम f की फोरियर सीरीज़ लिखते हैं तो हमें केवल साइन टर्म्स होंगे और ठीक यही हमें इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए कि इस केस में हमने इस फ़ंक्शन fx की फोरियर सीरीज़ लिखी है और दिए गए इंटरवल में फ़ंक्शन एक ऑड फ़ंक्शन था। अगले व्याख्यान का विषय हाफ रेंज साइन और कोसाइन सीरीज़ को परिभाषित कर रहा है। तो वहाँ हमारा उद्देश्य है कि हम दिए गए फ़ंक्शन को साइन फ़ंक्शन के रूप में या कोसाइन फ़ंक्शन के रूप में व्यक्त करना चाहते हैं। इस लेक्चर में हम सिर्फ फोरियर सीरीज़ की बात कर रहे हैं। हालांकि यदि फ़ंक्शन एक ऑड फ़ंक्शन है तो स्वतः ही हमें साइन सीरीज़ मिल रही है, यदि फ़ंक्शन एक इवन फ़ंक्शन है तो स्वतः ही हमें कोसाइन सीरीज़ मिल रही है। लेकिन अगले व्याख्यान में हम फ़ंक्शन को इवन या ऑड फ़ंक्शन के रूप में एक्सटेंड करके या तो कोसाइन सीरीज़ या साइन सीरीज़ के लिए लक्ष्य करेंगे। तो यह साइन सीरीज़ है और हमने इस व्याख्यान को तैयार करने के लिए यहाँ इन संदर्भों का उपयोग किया है।
तो बस फिर से निष्कर्ष निकालने के लिए कि यदि f एक इवन फ़ंक्शन है तो हमारे पास फोरियर सीरीज़ का a02n1ancos nπxL के रूप में सरलीकृत संस्करण है जहाँ an की गणना इस सूत्र 2L0Lfxcos nπxL dx द्वारा की जा सकती है। और यदि f एक इवन फ़ंक्शन है तो यहाँ यह ऑड फ़ंक्शन है हमें केवल साइन सीरीज़ n1bnsin nπxL प्राप्त होगी। तो इवन फ़ंक्शन के लिए हमें उलटा सीरीज़ मिलेगी और ऑड फ़ंक्शन के लिए हमें साइन सीरीज़ मिलेगी जहाँ bn का मूल्यांकन इस सूत्र 2L0Lfxsin nπxL dx द्वारा किया जा सकता है। अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि f के लिए फोरियर साइन या कोसाइन सीरीज़ कैसे लिखें, तो वहाँ हम एक विशेष सीरीज़ के लिए लक्ष्य रखेंगे। उदाहरण के लिए हम किसी दिए गए फ़ंक्शन की फोरियर सीरीज़ को केवल इस व्याख्यान में नहीं लिखेंगे। हमने देखा है कि यदि फ़ंक्शन इवन या ऑड फ़ंक्शन है तो फोरियर सीरीज़ अपेक्षाकृत सरल रूप लेती है। तो इस व्याख्यान के लिए बस इतना ही और आपके ध्यान के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।